हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो बेसिकली चैप्टर का नाम हमारा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट है हमारी दूसरी इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो अब आता है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 का। तो क्या था इकोनॉमिक रिफॉर्म, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया कि हमारा जो इकोनॉमी है हम लोग कैसे समझते हैं। पहले 1947 से पहले का इंडिया, यानी कि ब्रिटिश टाइम पीरियड का इंडिया। दूसरा टाइम पीरियड आता है हमारा 1947 से 1990 तक का इंडिया, जो अब हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो तक। इसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लाइसेंस राज, ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है ना, जाना समझा क्या था क्या नहीं था। लेकिन अब ऐसी क्या कंडीशंस आई कि जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव आया। कई बार कहा जाता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जब आया था तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो बहुत ज्यादा खराब थी। और बताया जाता है कि हमारा देश जो है पूरा कर्ज के आड़े आ गया था। मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हमें अपने देश का जो गोल्ड रिजर्व था वो तक बेचने पड़ने की सिचुएशन हो गई थी। लेकिन ऐसी सिचुएशन को संभाला हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस जमाने में एक बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट थे और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर थे वो। ठीक है ना। तो क्या हुई, कैसे हुई चीजें, उन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। पहली वीडियो है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में जो इन्फॉर्मेशन है वो जो दी गई है उसी से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि ये जो रिफॉर्म था ये क्या था, क्या आया था, और उसके अलावा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे कि कहो ना कि किसी इंसान को कोई काम करना है, कोई भी काम करना है, चाहे वो फिर वो पढ़ाई कर रहा है, मान लीजिए कोई इंसान खाना बना रहा है, जैसे खाने का एग्जांपल ले लीजिए, कोई इंसान खाना बना रहा है, कुकिंग कर रहा है। अब आप उसकी कुकिंग में बार बार इंटरफेयर करोगे कि नहीं तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, नहीं तुम ऐसे करो, तो क्या वो खाना बेहतर बन पाएगा? लेकिन इंसान अगर वो अपनी मर्जी से खुद करेगा तो वो एक बेहतर काम कर सकता है। तो ठीक हर एक तरीके से इंसान कोई भी काम कर रहा है, अगर उसमें उसके ऊपर ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर रंजिश लगा दी जाएगी, कंट्रोल लगा दिया जाएगा, तो शायद वो काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो कुछ वैसी ही कंडीशन हमारे देश की हो गई थी लाइसेंस राज के चलते हुए। तो लास्ट वीडियो तक मैंने लाइसेंस राज के बारे में एक अच्छे से बताया था। अगर आप लोगों को वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा, इससे पहले की वीडियो है। तो लाइसेंस राज में क्या था ना कि मतलब हमारी इकोनॉमी कैसी थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। सोशलिज्म को हम फॉलो कर रहे थे लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी थी, सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट। प्राइवेट सेक्टर उसको था लेकिन उनको परमिशन मिलने में बहुत दिक्कत थी। वो एक तरह से कह लो सरकार की वजह से ही कंट्रोल में चल रहे थे। तो जिसके चलते हुए एक टाइम आया कि ग्रोथ कम देखने को मिली। ठीक है, तो क्या हुई सारी चीजें। अब चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। तो क्या था भाई, देखो पहले पढ़ते हैं इंडिया फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पहली तो लाइन यही है मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को हम लोग फॉलो कर रहे थे। ठीक है ना, ताकि देश में जो है ब्रिटिश टाइम पीरियड जैसी कंडीशन ना आए दोबारा। ठीक है ना, तो जो नेहरू जी थे उन्होंने क्या था, सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो करा था। ठीक है ना, और थोड़ा मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इंसान का हर हक है बिजनेस खोलने का। तो लेकिन वो बिजनेस खोलेगा लेकिन उस पर कंट्रोल रहेगा, लाइसेंस और सरकार का बाकी कंट्रोल रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, अब यहाँ पे स्कॉलर्स का कहना था। स्कॉलर्स यानी कि जो काफी सारे इकोनॉमिस्ट कह लो यहाँ पे। ठीक है, स्कॉलर्स होते हैं बेसिकली जो रिसर्च करते हैं जो लोग। ठीक है, अब यहाँ पे इकोनॉमिक स्कॉलर्स कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो जो स्कॉलर्स थे उनका ये कहना था कि जो रूल्स और रेगुलेशंस लगाए हुए थे, यानी कि जो लाइसेंस राज, इसके चलते हुए हमारे देश की इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट पड़ा है। उनका कहना था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैम्परिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो इकोनॉमी चल रही है, हैम्परिंग यानी कि इकोनॉमी को एक तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। इकोनॉमी जो अच्छे ग्रोथ लेवल पर जा सकती है उस पर कहीं ना कहीं ये रूल्स और रेगुलेशन से एक बहुत बड़ा बैरियर लगा रहे हैं, और इस बैरियर के चलते हुए इस देश की इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को रुक रही है। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं था हमारे देश की इकोनॉमी को खराब होने में या ग्रोथ को डाउन होने में, और भी काफी सारे कारण थे जिसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है, उसके बाद होता है फिर अदर स्टेट इंप्रूव्ड अ लॉट फ्रॉम सेम कंडीशन नियर स्टैग्नेशन। तो बेसिकली क्या था कि इसी के साथ और भी काफी सारी ऐसी कंट्रीज थी जिसने अच्छी खासी ग्रोथ करी। इंडिया की जो कंडीशन थी ऐसी कंडीशन तो और भी कंट्रीज की थी। उन्होंने अपने जो सोशलिस्टिक पैटर्न फॉलो करा या कैपिटलिस्टिक पैटर्न फॉलो करा, उन्होंने अपने अपने पैटर्न्स पे काफी अच्छी इकोनॉमी को ग्रो करा। फिर हम लोग ग्रो क्यों नहीं कर पाए? देखिए यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि बाकी देशों से कंपेयर करें तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या थी पॉपुलेशन, एक्सट्रीम लेवल पॉपुलेशन, भूखमरी थी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए तो हमारे देश की कंट्री की जो सिचुएशन थी उसको बाकियों से कंपेयर करने में भी एक अपने आप में सोचने वाली बात है कि क्या वो चीजें वर्कआउट कर पाती या नहीं कर पाती। ठीक है ना, तो चलिए ये तो सारी बातें थी स्कॉलर्स का कहना कि क्या कंडीशंस थी। तो जैसे और कंट्रीज ने क्या किया कि ग्रोथ इन सेविंग
मतलब उन्होंने अपना सेविंग रेट बढ़ाया। सेविंग रेट यानी कि जो पैसा होता है हमारी इकोनॉमी में, दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट अगर बराबर रहेंगे तो इकोनॉमी बैलेंस रहती है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, सेविंग अगर बढ़ जाती है और इन्वेस्टमेंट कम रहती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। फिर वाइस वर्सा उल्टा किया जाता है। ये एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, आरबीआई के द्वारा लाई जाती है इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। तो सेविंग रेट जो था, तो सेविंग अच्छी थी हमारे। बाकी कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे। डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब अच्छी इंडस्ट्रीज है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हम लोग क्या है कि लिमिटेड वे में रह गए थे, इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ लेकिन प्रोडक्ट्स उतने मल्टीपल तरीके से नहीं थे। कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट है, जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में, तो इसमें भी तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए ना टाइम टू टाइम। अगर आप लोगों को याद हो, ये मार्कर जो था पहले, आज की डेट में मार्कर कैसा हम लिखते हैं और हाथ से मिटा लेते हैं, पहले ऐसे मार्कर नहीं आया करते। पहले मार्कर जो थे वो क्या थे, कलर वाले हुआ करते, तो उसको पानी से मिटाना पड़ता था, ठीक है ना। तो ये इंप्रूवमेंट है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट जो था वो हमारे देश में नहीं देखने को मिल रहा था। मल्टीपल चॉइस नहीं देखने को मिली थी। आज की डेट में हमारी इकोनॉमी में देखो कितनी चॉइस है, हम कुछ भी खरीद सकते हैं मार्केट में, मोबाइल, गाड़ी, कपड़ा, हर चीज में चॉइस है। पहले उतनी चॉइसेस नहीं हुआ करती थी, तो वो बाकी कंट्रीज में देखने को मिल रही थी, ठीक है। और उसके अलावा सस्टेन एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी एक अच्छा सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रही थी। ये सारी बातें हो रही है बाकी कंट्रीज की। हमारी कंट्रीज में क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, यही था स्कॉलर्स का कहना। अब आगे क्या होता है देखिए, उसके बाद होता है बेसिकली, अब आता है 1991 का रिफॉर्म टाइम पीरियड, यानी इंडिया मेट एन इकोनॉमिक क्राइसिस। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे देश में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये बुक में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ये मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो बेसिकली क्या हुआ था, देखो इकोनॉमिक क्राइसिस आने के कारण क्या थे, ड्यू टू इट्स एक्सटर्नल डेब्ट। ये बात अभी मैं बाद में करूंगा कि कर्ज में हम लोग क्यों आए, उससे पहले मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ। देखो हुआ क्या था कि 1991 के उसी दौरान की बात है जब कुवैत और इराक में लड़ाई हुई थी, जो सद्दाम हुसैन ने अटैक किया था कुवैत पे, ठीक है। ये सारी गल्फ कंट्रीज थी, वहां से पेट्रोल आया करता था। इस वॉर के चलते हुए पेट्रोल हो गया महंगा, ठीक है। तो हाइपोथेटिकली अगर मान लो हम 500,000 या $5,000 का अगर हम पेट्रोल खरीद रहे हैं, या $500 का, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकली, मेरे को अभी फिगर्स एग्जैक्टली याद नहीं है, इसलिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि $500 का अगर मान लो हम वहां से ऑयल खरीद रहे थे, तो वो ऑयल अब हम $2,000 का खरीदने लग गए थे। मान लो 1 लीटर ऑयल अगर $500 का था, तो अब वो 2,000 लीटर का हो गया था। तो ये कंडीशन हो गई थी। तो आप फिगर्स में मत जाइएगा, ये में हाइपोथेटिकल है, इसी के आसपास का कोई फिगर होगा। तो ये कंडीशन हो गई थी। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज चला जाएगा। अब मैं इस पे आता हूं, क्या हुआ था देखो, ड्यू टू एक्सटर्नल डेब्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था जो फॉर पेट्रोल इंपोर्ट लिमिटेड। अब क्या होता है, देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, देखो हमारे जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है, ठीक है, उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, डॉलर। जैसे इंडिया में क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, रुपीज। अगर हम इंडिया के अंदर दायरे में मान लो हम बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, जैसे मान लो हम दिल्ली से मुंबई कोई वो कर रहे हैं, मतलब कोई ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, तो पैसे जो पेमेंट है वो तो रुपीज में जाएगी। लेकिन जब हम लोग ट्रेड करेंगे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो फिर क्या होगा, हमारा जो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है वो होता है डॉलर, ठीक है। अब क्या होता है, इसलिए डॉलर सबसे पावरफुल करेंसी होती है, तो हम लोग के पास डॉलर रिजर्व होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग हमेशा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं, इंपोर्ट को कम। एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारे पास डॉलर ज्यादा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज का कलेक्शन ज्यादा रहेगा। फॉरेन एक्सचेंज का कलेक्शन ज्यादा रहेगा तो हमें पेट्रोल कंसिस्टेंटली चाहिए, क्योंकि हमारे देश में पेट्रोल जो है वो उतनी नहीं है, तो वो गल्फ कंट्रीज से ज्यादा आता है या फिर रशिया से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। इंडिया में है पैदावार लेकिन उतनी नहीं है, ठीक है ना। तो वहां से पेट्रोल ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और बिना पेट्रोल के हमारी इकोनॉमी चल सकती है। हर इंसान को पेट्रोल की जरूरत है डेली व्हीकल्स के लिए और बाकी फैक्ट्रीज के लिए, डीजल के लिए, बहुत जगहों पे पेट्रोल और डीजल की जरूरत होती है, ठीक है। और इसी वजह से फिर क्या होता है कि पेट्रोल लेने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था, पेट्रोल की पेमेंट तो हम डॉलर में करेंगे, अब रिजर्व भी हमारा खत्म होता जा रहा था, तो ये कंडीशन हो रही थी, तो हम लोग कर्जे में आते चले जा रहे थे। अब ठीक है, क्या होता है ना कि इकोनॉमी में अगर हमारा खर्चा है 100 रुपए और इनकम है हमारी 80 रुपए, तो वो जो 20 रुपए होता है ना, हमेशा उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। उसके लिए फिस्कल पॉलिसी लाई जाती है, लोन लिया जाता है, दोबारा से इंप्लीमेंट किया जाता है, देश में लगाया जाता है पैसा, उससे फिर एम्प्लॉयमेंट और बाकी चीजें जनरेट होती हैं, ठीक है ना। लेकिन अब वो 20 रुपए का जो आंकड़ा कह लो, हाइपोथेटिकल आंकड़ा, वो बढ़ता जा रहा था, फिस्कल डेफिसिट हमारा वो इतना बढ़ता जा रहा था कि हम लोग कर्ज के आड़े आ गए थे। और ये कंडीशन हमारे देश की हो गई थी कि हम लोगों को अपने देश का जो गोल्ड रिजर्व था, भाई गोल्ड भी बहुत अच्छा रिजर्व होता है हमारा, उसको बेचना पड़ना जा सकता था। तो ऐसी कंडीशन हमारे देश की हो गई थी, हमारा देश कर्ज के आड़े आ गया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और प्राइस राइज ऑफ प्रोडक्ट, और इसके चलते फिर क्या होता है, महंगाई बढ़ेगी, चीजों के दाम बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी इकोनॉमिक कंडीशन थी हमारे देश की, ये ऐसी हालत हो गई थी।
फिर क्या हुआ ऐसा कि देश की इस इकोनॉमिक रिफॉर्म आता है और कैसे फिर चीजों को देखा जाता है, तो वो जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। और यही होता है कि ऑल दिस लेट द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स, और इसी के चलते हुए फिर सरकार ने निर्णय लिए कि कुछ नए पॉलिसी मेजर्स लिए जाएंगे, यानी कि अब आएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारा 1991 का। तो क्या था इकोनॉमिक रिफॉर्म, अब हम वो अगली वीडियो से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया इंट्रोडक्शन में कि कैसी हमारे देश की कंडीशन थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या सिचुएशंस थी, ठीक है ना। तो एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप लोग जानना चाहोगे ना, तो अलग से मैंने एक और वीडियोस में बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म 18-20 मिनट की वीडियो है, वो भी अगर आप देखोगे ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और उसमें काफी फैक्चुअल डिटेल्स भी दी हुई हैं, ठीक है ना। ये जो मैंने अभी सारी बातें आपसे की हुई हैं, तो वो देखना चाहो तो आप वो भी देख सकते हो, मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये था इकोनॉमिक रिफॉर्म का इंट्रोडक्टरी पार्ट 1। अब हम अगली वीडियो से अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म आता है, क्या होता है, वो सारी चीजें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।